गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप। कल हम लोगों ने आयनिक विलयनों का चालकता का मापन किया था। कल जो हम लोगों ने पढ़ा था उसमें व्हीटस्टोन ब्रिज का उपयोग हुआ था और व्हीटस्टोन ब्रिज के उपयोग से हम लोगों ने पहले आयनिक विलयन का प्रतिरोध निकाला और प्रतिरोध निकालने के बाद हम लोगों ने आयनिक विलयनों के चालकता का मापन किया। इसके लिए हम लोगों ने क्या किया कि एक शीशे का पात्र लिया, उसमें विद्युत अपघट्य डाल दिया था। विद्युत अपघट्य डालने के बाद उसमें इलेक्ट्रोड डाला, प्लेटिनम का इलेक्ट्रोड डाला और उसको ऊपर से पूरी तरह से सेल को, जिसको चालकता सेल कहते थे, पूरी तरह से सील कर दिया ताकि अंदर का ताप बाहर ना जा पाए, बाहर का ताप अंदर ना आ पाए। उसको थर्मोस्टेट कहते थे। तो थर्मोस्टेट उसको कहते थे। और जनरली क्या होता था कि उसमें एक विशेष प्रकार का जल लिया जाता था जिसे परिशुद्ध जल या चालकता जल भी कहा जाता था। इसके चालकता का मान शून्य हुआ करता था। फिर इसके बाद हम लोगों ने उसको जोड़ा था व्हीटस्टोन ब्रिज से। व्हीटस्टोन ब्रिज में हम लोगों ने प्रतिरोध लिया, 4 प्रतिरोध लिया, R1, R2, R3 और R4। उसमें से R2 से हम लोगों ने चालकता सेल को जोड़ा। उसके बाद हम लोगों ने ये चालकता सेल के में उपस्थित जो विद्युत अपघट्य था उसके चालकता का मापन, उसके प्रतिरोध का मापन किया और उस प्रतिरोध के मापन के बाद चालकता का मापन किया। तो चलिए आज हम लोग चलते हैं कुछ विशेष टॉपिक्स पे जो एग्जाम में आया हुआ टॉपिक है। तो पहले हम लोग इसको जान लें, सांद्रण क्या है, यानी कंसंट्रेशन। तो सांद्रण किसे कहते हैं जानते ही होंगे। तो बेसिकली ये जाने कि सांद्रण क्या है। तो किसी भी विलयन में विलय का मात्रा कितना होता है, दैट इज सांद्रण। यदि विलय का मात्रा ज़्यादा होता है तो विलयन गाढ़ा होता है। यदि विलय की मात्रा कम होती है तो ऑब्वियस सी बात है कि विलयन का जो गाढ़ापन है वो कम हो जाता है। जैसे कि आप क्या करो, 1 लीटर पानी लो और उसमें 100 ग्राम चीनी डाल दो। विलय 100 ग्राम है तो डाल दिए तो वो थोड़ा क्या है, गाढ़ा हुआ। अब उसमें क्या करो, 200 ग्राम चीनी डाल दो तो 200 ग्राम चीनी वाले का जो गाढ़ापन होगा वो ज़्यादा होगा, यानी सांद्रता 200 ग्राम वाले का ज़्यादा होगा और 100 ग्राम वाले का कम होगा। तो सांद्रता और आयतन में क्या संबंध है, हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि सांद्रण बराबर होता है या जनरली मोल की संख्या बटे आयतन, यानी C बराबर होता है N/V। यदि हम N को 1 मोल मान लें तो N को 1 मोल यदि हम मान लें तो C बराबर क्या हो जाया करता था, 1/V। इसका मतलब क्या हुआ कि सांद्रण जो है वो आयतन के व्युत्क्रम है। कहने का मतलब कि सांद्रण यदि बढ़ेगा तो आयतन घटेगा और आयतन यदि बढ़ेगा तो सांद्रण घटेगा। सिंपल सी बात है, बहुत आसान सी चीज़ है, मैंने कई बार बता रखा है। जैसे 1 लीटर दूध ले लो तो उसका जो सांद्रण होगा अलग होगा, गाढ़ा ज़्यादा होगा। अब उसका आयतन बढ़ाओ, उसमें पानी डालो। तो जब पानी डालोगे, पानी डालते रहोगे, या 1 लीटर और पानी डाल दोगे, 2 लीटर और पानी डाल दोगे तो उसका जो गाढ़ापन है वो कम हो जाएगा। कहने का मतलब हुआ सांद्रण कम हो जाएगा और आयतन बढ़ जाएगा। यानी जब सांद्रण कम हुआ तो आयतन बढ़ा और जब आयतन को कम करेंगे तो सांद्रण बढ़ जाएगा। 1 लीटर दूध ले लो, उसको गर्म कर दो, आयतन घट जाएगा, घटेगा ना, सूखेगा दूध तो आयतन घट जाएगा, लेकिन सांद्रण जो है, दूध का गाढ़ापन जो है वो बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है। तो इसका मतलब हुआ कि यदि हम सांद्रण और आयतन को देखें, सांद्रण और आयतन को देखें, दोनों को देखें, तो यदि सांद्रण आप बढ़ा देते हो, सांद्रण यानी C आप बढ़ा देते हो, सांद्रण बढ़ा देते हो तो V क्या हो जाता है, कम हो जाता है। सिंपल सी बात है। यदि आप C को यानी सांद्रण को घटा देते हो तो आयतन जो है वो ऑब्वियस सी बात है क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात। यानी सांद्रण बढ़ाने में आयतन घटेगा और सांद्रण घटाने में आयतन बढ़ेगा। ऐसे भी है, मान लो कि चाशनी ले लिए, चीनी पानी को घोट लिए, गाढ़ा कर लिए, उसमें थोड़ा थोड़ा पानी मिलाते जाओ, उसको कहते हैं तनुकरण। क्या कहते हैं उसको, तनुकरण। डायलूशन इंग्लिश में बोलते हैं। तो तनु करते जाओ, उसमें पानी मिलाते जाओ तो जो चीनी पानी है उसका गाढ़ापन कम हो जाएगा, सांद्रण कम हो जाएगा, लेकिन आयतन बढ़ जाएगा।
यानी तनुकरण करने का मतलब है आयतन बढ़ाना। बात समझ में आई? इतनी सारी बातें जानने के बाद आगे हम लोग बढ़े। तो आगे जो टॉपिक है वो आप जान लो कि बहुत ही वीवीआई टॉपिक है, बहुत ज़्यादा एग्जाम में आता है, और वो टॉपिक है चालकता तथा मोलर चालकता। चालकता तथा मोलर चालकता का सांद्रण के साथ परिवर्तन, सांद्रण के साथ परिवर्तन, यानी कि वेरिएशन ऑफ कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टिविटी विद कंसंट्रेशन, विद कंसंट्रेशन। तो यहाँ आप एक बहुत ही अच्छी बात जाने, मैंने अभी बताया भी, यदि C का मान बढ़ेगा, यदि सांद्रण बढ़ेगा तो आयतन घटेगा, यानी तीर ऊपर का मतलब बढ़ेगा, तीर नीचे का मतलब घटेगा। यदि सांद्रण घटेगा तो ऑब्वियस सी बात है कि आयतन जो है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। सिंपल सी बात है, यही याद रखें। अभी चालकता किसे कहते हैं आपको याद होगा, चालकता और मोलर चालकता। तो चालकता को हम लोग एक शब्द से निरूपित करते थे, सूचित करते थे, कप्पा, जिसको हम लोग कप्पा कहते थे, याद होगा, कापा या कप्पा ही बोलते हो। और मोलर चालकता को हम लोग लैम्डा एम से सूचित करते थे, याद होगा आपको। यानी मोलर चालकता, ऐसा मत समझ लेना कंडक्टिविटी। मोलर चालकता को हम लोग लैम्डा एम से सूचित करते थे। ये दोनों आप चीज़ें आपको याद होंगी और मैंने पीछे पढ़ा रखा है, चालकता और मोलर चालकता दोनों। तो चालकता होता क्या है, याद होगा आपको कि 1 मिलीलीटर विलयन या 1 मिलीलीटर विद्युत अपघट्य विलयन के द्वारा उत्पन्न चालकता को चालकता कहते थे। और मोलर चालकता किसे कहते थे कि 1 मोल विद्युत अपघट्य वाला विलयन के द्वारा उत्पन्न चालकता को मोलर चालकता कहते थे। दोनों हमें क्लियर है? तो पहले हम विलयन ले लेते हैं। विलयन लेंगे यानी विद्युत अपघट्य लेंगे, विलयन लेंगे, कहने का मतलब हो गया क्या लेंगे, विद्युत अपघट्य। यहाँ पर तो विद्युत अपघट्य का ही खेल है ना। तो विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, आपको याद होगा कि वैसा पदार्थ जो जल में आयनीकृत हो जाता है उसे विद्युत अपघट्य कहते हैं। यानी जल में गया, टूट गया, उसको आप विद्युत अपघट्य कहेंगे। क्या ये 2 प्रकार का होता था, मैंने पहले बता रखा है, प्रबल विद्युत अपघट्य और दुर्बल विद्युत अपघट्य। प्रबल विद्युत अपघट्य कहते थे कि जो जल में पूर्णतः आयनीकृत हो जाता है। पूर्णतः आयनीकृत होने का मतलब जैसे कि NaCl है कि नहीं, तो NaCl है, ये पूर्णतः आयनीकृत हो जाएगा ना। तो पूर्णतः आयनीकृत होगा क्योंकि ये प्रबल विद्युत अपघट्य है। इसका मतलब है कि यदि हम इसके 100 अणु लेते हैं तो 100 के 100 अणु टूट जाएगा, दैट इज प्रबल विद्युत अपघट्य। 200 अणु लेते हैं तो सब अणु टूट जाएगा, सब डिसोसिएट करेगा, सब जल में जाके घुलेगा, एंड दैट इज क्या कहलाता है, प्रबल विद्युत अपघट्य। दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते थे कि वैसा विद्युत अपघट्य जो जल में आंशिक रूप से आयनीकृत होता है या थोड़ा थोड़ा, यानी जैसे एसिटिक अम्ल। तो एसिटिक अम्ल के यदि आप 100 अणु लेते हो और जल में इसको डालते हो तो ऐसा मत समझना कि 100 अणु के 100 अणु टूट जाएंगे, नहीं। ज़्यादा ज़्यादा 5 अणु 7 अणु इसके टूटेंगे, थोड़े से टूटेंगे, टोटल नहीं टूटेंगे, तो आप उसको कहते हो दुर्बल विद्युत अपघट्य। हाँ, इसमें पानी मिला देते हो तो इसका डिसोसिएशन, ये टूटना ज़्यादा हो जाता है और इसके आयन की संख्या यानी अणु की संख्या बढ़ सकती है। वो बात की बात है, वो चलेंगे बाद में। तो विद्युत अपघट्य कहते हैं जो कि जलीय विलयन में आयन प्रदान करता है। यानी मैंने पहले पढ़ाया था इलेक्ट्रॉनिक चालक और विद्युत अपघट्य चालक। तो इलेक्ट्रॉनिक चालक में विद्युत धारा का गमन किसके थ्रू होता था, इलेक्ट्रॉन के थ्रू होता था क्या। और विद्युत अपघटनी चालक में
जो विद्युत धारा का प्रवाह होता था वो आयनों के थ्रू होता था, आयनों के द्वारा होता था। तो विद्युत अपघट्य यहाँ है, यानी इसमें क्या होगा कि इसका जो विद्युत धारा, इसमें जो प्रवाह होगा वो किसके द्वारा होगा? आयनों के द्वारा होगा, है ना, आयनों के द्वारा होगा। कहने का मतलब हुआ, पहले समझ ले इसको फिर आगे बढ़ते हैं, कि विलयन में जितना अधिक आयन होगा चालकता उतनी अधिक होगी। चालकता तो उसी को कहते हैं ना। चालकता क्या है? चालकता किस पर निर्भर करती है? तो चालकता किस पर निर्भर करती है? 1 सेंटीमीटर क्यूब, या इसी को 1 मिलीलीटर कहते थे, है ना। 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मिलीलीटर विद्युत अपघट्य, विद्युत क्या अपघट्य के चालकत्व को यही कहते थे ना। 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मिलीलीटर विद्युत अपघट्य के चालकत्व को हम लोग चालकता कहते थे, पहले जानते हैं हम लोग। तो 1 सेंटीमीटर या 1 मिलीलीटर विद्युत अपघट्य में आयनों की संख्या बोल सकते हैं। जितने आयन होंगे उसकी चालकता उतनी ही क्या है? पर निर्भर करता है। ये लिख देते हैं, पर निर्भर करता है। इसका मतलब समझे कि जो चालकता है, मेरी बात को ध्यान से सुनना, गौर से सुनना, यानी कप्पा। चालकता मतलब कप्पा। तो चालकता जो है वो किस पर डिपेंड करेगा? आयनों की संख्या पर। आयन की संख्या जितनी अधिक होगी चालकता उतनी अधिक होगी। लेकिन कितने में होना चाहिए? 1 मिलीलीटर में। क्या 1 मिलीलीटर में आयन की संख्या जितनी अधिक होगी 1 सेंटीमीटर क्यूब में जितनी अधिक होगी चालकता उतना अधिक होगा। अब मैं एक एग्जाम्पल इसमें लेता हूँ, आप देखो ध्यान से कि एक मैंने ले रखा है, एक पात्र लिया, ध्यान दें, एक पात्र लिया। इस पात्र में मैंने 1 मिलीलीटर, चलो पानी डाल दिया, या कुछ भी विद्युत अपघट्य डाल दिया, पानी नहीं, एक विद्युत अपघट्य डाला 1 मिलीलीटर। इसमें आयन की संख्या है 20 आयन हैं। तो 1 मिलीलीटर में कितने आयन हैं? 20 आयन। ठीक है, आयन से। अब क्या किया, इस विलयन को हम लोग तनु किए, यानी इसमें पानी मिला रहे हैं। और अब इसका जो आयतन हो गया वो हो गया 5 मिलीलीटर। तो क्या आप बता सकते हैं 5 मिलीलीटर में आयन की संख्या कितनी है? तो 20-25 100। ऐसा नहीं होगा। ऐसा इसलिए नहीं होगा कि हम आयतन को बढ़ाए हैं, आयन की संख्या थोड़ी बढ़ाएं। वो तो 1 मिलीलीटर में जितना था वो अभी भी उतना ही रहेगा। तो 5 मिलीलीटर में भी आयन की संख्या कितनी थी? कितनी है? 20 ही है। तो क्या हो गया, 1 मिलीलीटर में 20 आयन था, धारा को जो कैरी करने वाले यानी ढोने वाले आयन की संख्या में कमी हो गई। जहाँ 1 मिलीलीटर में 20 आयन था, तेजी से विद्युत धारा को क्या कर रहा था? इधर से उधर ले जा रहा था, आयन डिपॉजिट का उधर कर रहा था, धारा क्या बोलते, कैथोड पर, कभी एनोड पर। अब क्या हो रहा है कि आयन तो 20 ही है, आयतन बढ़ गया, ढेर सारा हो गया। अब क्या हो गया कि जो ये आयन है वो एक दूसरे से दूर हो गए, और दूर होने के कारण इसका जो है चालकता का मान क्या हो जाएगा? घट जाएगा। क्योंकि विद्युत धारा को कैरी करने वाले, ले जाने वाले, एक जगह दूसरे जगह तक ले जाने वाले आयन की संख्या में क्या हो गई? कमी हो गई। कितने? प्रति सेंटीमीटर क्यूब में। पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब में 20 आयन था, तो धारा तेजी से प्रवाहित हो रहा था। अब 5 सेंटीमीटर क्यूब में, 5 सेंटीमीटर यानी 5 मिलीलीटर क्यूब में भी 20 आयन है कि नहीं? तो अभी भी 20 आयन है। तो 20 आयन है, तो अब क्या हो गया कि अब जो विद्युत धारा को ढोने वाले आयन की संख्या में प्रति सेंटीमीटर क्यूब कमी हो गई, और कमी हो गई तो चालकता का मान स्पष्ट रूप से क्या हो गया? घट गया। सिंपल सी तो बात। इसको ऐसे समझो कि एक खेत कोड़ना है ना, छोटा सा खेत है, 1 कट्ठा का है, 20 आदमी को लगा दिया, तुरंत कर दिया, जल्दी जल्दी हो गया। अब वही कहे 20 आदमी को ही रहने दे और 5 कट्ठा खेत कर दे, तो उसके काम करने के दर में कमी होगी कि नहीं होगी? उतना तो स्पीड से काम नहीं कर पाएगा, थक भी जाएगा। सिंपल सी बात है। यहाँ पर भी वही है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब में 20 आयन थे, आयतन को बढ़ा दिया, तनुकरण कर दिया, तो आयन की संख्या तो वही रही। तो विद्युत धारा को ढोने वाले, एक जगह दूसरे जगह तक जो ले जाने वाले आयन में क्या हो गई? कमी हो गई, प्रति सेंटीमीटर क्यूब कमी हो गई, और इस तरह से इसका चालकता का मान घट गया। ये हो गया। तो ये आपका पहला था।
अभी मैं लिख दूंगा बोर्ड पर, आप उसको कॉपी कर लीजिएगा। और कि जैसे ही सांद्रता को यहाँ जो है सांद्रता बढ़ाया, ध्यान देना है, सांद्रता बढ़ाया या मान लो सांद्रता घटाना पर ही चलते हैं कि आयतन को बढ़ाया, आयतन बढ़ गया तो सांद्रता क्या हो गया, घट गया। सांद्रता घट गया तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयन की संख्या क्या हो गई, आयन की संख्या क्या हो गई, वो भी कम हो गई। जहाँ पहले 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयन की संख्या थी कितनी, 20, अब 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयन की संख्या थोड़ी सी डिप कर गई, कम हो गई। तब क्या हो गया, जो कप्पा है, कप्पा यानी चालकता, तो चूंकि आयन की संख्या कम हो गई, तो चूंकि यहाँ मैंने लिख भी रखा है विद्युत अपघट्ट में आयन की संख्या पर निर्भर करता है। आयन की संख्या जितनी अधिक होगी कप्पा उतना अधिक होगा, तो ये भी इसका मान भी क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। बढ़िया समझिएगा इसको, ध्यान से सुनिए। आयतन बढ़ा, तनुकरण किया, मैंने क्या किया, तनुकरण किया, यानी कि किसी विलयन विद्युत अपघट्ट में पानी डाल रहा है, तनुकरण किया। तो जब आयतन बढ़ाएंगे तो सांद्रण क्या हो जाएगा, देखो यहाँ आयतन बढ़ाएंगे तो सांद्रण क्या हो जाएगा, घट जाएगा, घट गया। जब सांद्रण घटा तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयन की संख्या भी घट गई। तो जब घट गई तो चालकता, चूंकि किस पर निर्भर करता है, आयन की संख्या पर, चालकता का मान भी घट गया, सिंपल है। अब आज मोलर चालकता लैम्डा एम, तो मोलर चालकता, तो आप यहाँ पर सोच रहे होंगे सर तो यहाँ तो चालकता बढ़ा, तो यहाँ भी चालकता तो बढ़ेगा, तो ये बढ़ेगा, दोनों बराबर है। नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि यहाँ आयतन, तो आयतन है तो यहाँ प्रॉब्लम है। यदि हम आयतन बढ़ा रहे हैं, सांद्रता घट रहा है, आयन की संख्या में कमी हो रही है प्रति सेंटीमीटर क्यूब, चालकता घट रहा है, तो मोलर चालकता क्या हो, बढ़ेगा कि घटेगा? बड़ा मुश्किल सवाल है तो आसान। तो देखो लैम्डा एम, ध्यान देना है, बराबर क्या होता है, के इंटू बी, उल्टा भी कर सकते हैं, बी बराबर 1/c क्या होता है, सी करके इधर कर सकते हैं। तो कहने का मतलब हुआ कि ये जो कप्पा है, कप्पा घट रहा है और आयतन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, ये बढ़ रहा है और ये घट रहा है। लेकिन एक बात जान ले कि आयतन जितना बढ़ेगा उतना चालकता घटेगा नहीं। यानी ये यदि 2 घट रहा है, 2 यूनिट घट गया तो आयतन 4 यूनिट बढ़ जाएगा, यानी आयतन ज़्यादा बढ़ेगा, चालकता कम घटेगा। लैम्डा एम है वो इस पर ना डिपेंड होके आयतन पर डिपेंड हो जाएगा। क्या लैम्डा एम जो है वो आयतन पर डिपेंड हो जाएगा, क्योंकि ये तेज़ी से बढ़ रहा है, ये ज़्यादा बढ़ेगा, ये कम घटेगा। देखो मैं फिर से बता रहा हूँ कि इसका जो घटने का दर है ये कम होगा, इसके जो बढ़ने का दर है ये ज़्यादा होगा। यदि हम फिर से मैं बता रहा हूँ कि यदि ये 10 यूनिट बढ़ा है, आयतन को हम 10 लीटर बढ़ा दिए, मिलीलीटर बढ़ा दिए, तो आप सोचोगे कि ये 10 मिलीलीटर घट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा, या 10 यूनिट घट जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होगा। यदि ये 10 बढ़ाए तो ये ज़्यादा 3 यूनिट नीचे आएगा, 4 यूनिट नीचे आएगा। प्रायोगिक रूप से ऐसा देखा गया। अब क्या है कि यदि हम इसको नगण्य भी मान ले तो लैम्डा एम बराबर क्या हो जाएगा, बी के। यदि हम इसको यूनिट मान लेते हैं 1 मिनट, तो लैम्डा एम बराबर भी के। यानी आयतन बढ़ रहा है तो मोलर चालकता भी बढ़ रहा है। क्या, फिर से देखो, यदि आयतन बढ़ रहा है, ये बढ़ेगा, तो लैम्डा एम भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। सिंपल सी तो बात है, दोनों बढ़ेंगे। फिर से देख लो यदि नहीं समझ में आया तो क्या है, बड़ा आसान है, कुछ नहीं है इसमें कि लैम्डा एम बराबर क्या हो गया, कप्पा इंटू भी। तो मैंने अभी क्या बताया कि आयतन बढ़ेगा, यहाँ बढ़ रहा है, देखो आयतन बढ़ रहा है। आयतन कब बढ़ रहा है, जब उसको तनु कर रहे हैं तो आयतन बढ़ रहा है। लेकिन जितना आयतन बढ़ रहा है उतना कप्पा घट नहीं रहा है। क्या है, यदि ये 4 यूनिट बढ़ रहा है तो ये 2 ही यूनिट घट रहा है। घटना तो चाहिए 4, लेकिन नहीं। प्रायोगिक रूप से देखा गया कि आयतन ज़्यादा बढ़ता है और उसके अपेक्षा जो कप्पा का मान है वो कम घटता है, ज़्यादा नहीं घटता है। तो ये जो लैम्डा एम है वो किस पर डिपेंड हो जाएगा, भी पर। यानी कि कहने का मतलब हो गया कि लैम्डा एम बराबर क्या हो गया,
यदि k और b है तो आयतन को यदि बढ़ा दें, यदि हम k को नगण्य मान के चल देते हैं, यदि चलते हैं तो ऐसा नहीं हो सकता है, तो लैम्डा m बराबर b कर लें, तो लैम्डा m और b एक दूसरे के बराबर है। यदि ये बढ़ेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये लैम्डा m भी क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। बात समझे कि यदि आयतन बढ़ेगा तो लैम्डा m भी बढ़ेगा, सिंपल सी बात है। तब यहाँ पर हम लोग कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि यदि आयतन को बढ़ाते हैं, है कि नहीं, तो सांद्रता घटता है। यदि सांद्रता घटता है तो पर सेंटीमीटर क्यूब में आयन की संख्या घटती है। यदि ये घटती है आयन की संख्या तो चालकता घटता है, किंतु जो मोलर चालकता है उसका मान बढ़ जाता है। सिंपल सी बात समझ में आई कि मोलर चालकता का जो मान है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। फिर से एक बार देखें कि चालकता किस पर निर्भर करता है, 1 सेंटीमीटर क्यूब विद्युत अपघट्ट में आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। जैसे जैसे विलयन को तनु किया जाता है, अर्थात उसके सांद्रता में कमी किया जाता है, तनु किया जाता है यानी आयतन बढ़ाया जाता है, अर्थात उसके सांद्रता में कमी किया जाता है, तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयन की संख्या में कमी हो जाती है, अर्थात विद्युत को कैरी करने वाले आयनों की संख्या में कमी हो जाती है, अतः चालकता का मान गिर जाता है, कम हो जाता है। अब यहाँ पर चलो कि मोलर चालकता यानी यदि हम तनु करते हैं, यदि विलयन को तनु करते हैं तो मोलर चालकता के मान में वृद्धि होती है। क्यों होती है कि मोलर चालकता का मान आयतन पर निर्भर करता है। तो जैसे जैसे आयतन बढ़ता है वैसे वैसे मोलर चालकता का मान बढ़ जाता है। तो जितना आयतन बढ़ता है उतना मोलर ये कप्पा जो है चालकता उतना बढ़ता नहीं है ना। बस यही, क्या कोई दिक्कत? तो अब मैं एक बार इसको कैसे लिखना है वो बोल देता हूँ, फिर मैं लिख भी दूंगा बोर्ड पर। इसको मैं एक बार बोल देता हूँ, ध्यान दीजिए। चालकता 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मिलीलीटर विद्युत अपघट्ट में आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। तो जैसे जैसे विलयन को तनु किया जाता है अर्थात सांद्रता में कमी की जाती है, तो प्रति 1 सेंटीमीटर क्यूब में विलयन में आयनों की संख्या में कमी होती है ना। आयनों की संख्या में क्या होती है, कमी होती है। अतः तनुकरण करने पर प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन में विद्युत धारा ले जाने वाले, विद्युत धारा जो ले कैरी करते हैं, ले जाने वाले आयनों की संख्या घट जाती है। अतः विलयन का जो चालकता है वो घट जाता है। हो गया। अब उस पर चलते हैं, यानी कि मोलर चालकता पर। तो विलयन को तनु करने पर लैम्डा m का मान बढ़ता है, यद्यपि k का मान घटता है, लेकिन आयतन का मान क्या होता है, बढ़ जाता है। ऐसा देखा गया है कि आयतन का मान जितना बढ़ता है उतना कप्पा का मान घटता नहीं है। खत्म हो। इसको आपको याद रखना बहुत ज़रूरी है, एग्जाम में बहुत ज़रूरी है ये, है ना। मैं लिख देता हूँ कि क्या कह रहा है। चालकता जो है वो 1 सेंटीमीटर क्यूब या 1 मिलीलीटर विद्युत अपघट्ट में आयनों की संख्या पर निर्भर करता है। तो जैसे जैसे विलयन को तनु किया जाता है अर्थात विलयन में पानी या जल मिलाया जाएगा, अर्थात उसका सांद्रता में कमी कर दी जाएगी। मैंने कहा ना कि जैसे जैसे आयतन बढ़ेगा सांद्रता घटेगा, जैसा कि मैंने पहले कहा रखा है। तो प्रति 1 सेंटीमीटर यानी प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन में आयनों की संख्या में कमी हो जाती है। मैंने दिखाया भी था, है ना, अभी कुछ देर पहले। अतः तनुकरण करने पर प्रति 1 सेंटीमीटर क्यूब आयतन में विद्युत धारा ले जाने वाले आयनों की संख्या में भी कमी हो जाती है। जहाँ पहले 1 मिलीलीटर में 20 आयन थे, अब वही 5 मिलीलीटर में 20 आयन है, तो अपेक्षाकृत कम हो गया ना, यानी 5 मिलीलीटर में 20 आयन है। सोचो, तो अब क्या है, प्रति सेंटीमीटर क्यूब आयतन में विद्युत धारा ले जाने वाले आयनों की संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है। तो जब आयन की संख्या घट गई तो चालकता तो आयन की संख्या पर निर्भर करता है, चालकता भी घट गया। फिर उसके बाद मोलर चालकता में आते हैं। तो विलयन को तनु करने पर मोलर चालकता का मान क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। क्यों बढ़ता है? यद्यपि k का मान घट जाता है लेकिन आयतन क्या होता है, बढ़ता है। और मोलर चालकता किस पर निर्भर करता है, आयतन पर। तो आयतन पर निर्भर करने के कारण जो मोलर चालकता है उसका मान बढ़ जाता है ना, याद रहेगा ना। अब यहाँ एक चीज़ और देखें, यहाँ देखो मैंने एक ट्रिक टाइप का बना दिया है इसको।
ये आप ट्रिक टाइप समझ सकते हो TRIC के। देखो इसमें आपको पता चल जाएगा। देखो यदि आयतन बढ़ेगा तो सांद्रण घटेगा, नीचे आ रहा है। यदि सांद्रण घटेगा तो 1 सेंटीमीटर क्यूब में आयन की संख्या घटेगी। यदि सांद्रण आयन की संख्या घटेगी तो चालकता का मान भी घटेगा। लेकिन यदि चालकता का मान घटेगा यानी कि आयतन बढ़ेगा तो लैम्डा m यानी मोलर चालकता का मान देखो ऊपर है, बढ़ेगा। सिंपल है, इसको याद रख सकते हो आप। इसका स्क्रीनशॉट ले लो, मैं अगले टॉपिक पर आ रहा हूँ। तो अब हम लोग पढ़ेंगे अनंत तनुता पर मोलर चालकता या सीमांत मोलर चालकता। इसी को हम लोग बोलते हैं मोलर कंडक्टिविटी एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, और इसी को कहते हैं लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी। तो बड़ा आसान है कि जब किसी विलयन को अति तनु कर दिया जाता है, अति मतलब खूब पानी डाल रहा है, खूब अति तनु कर दिया जाता है तो उसका सांद्रता 0 पर पहुंच जाता है। और जब मैंने अभी बताया था कि सांद्रता घटेगा तो मोलर चालकता बढ़ेगा, बढ़ेगा ना। अभी तो मैंने बताया था कि भी यानी तनु करते हैं बढ़ेगा, यही कहा था ना। तो सांद्रता जो है वो क्या कहा था, घटेगा। फिर सांद्रता घटेगा तो कप्पा क्या हो जाएगा, घटेगा। लेकिन यदि कप्पा या सांद्रता घटेगा तो लैम्डा m क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। यही कहा था ना अभी थोड़ी देर पहले ही पढ़ाया था कि यदि आयतन बढ़ेगा तो सांद्रता घटेगा, कप्पा जो है चालकता जो है वो भी घटेगा। किंतु मोलर चालकता किस पर डिपेंड करता है, आयतन पर। वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, बढ़ गया। यहाँ पर क्या है कि आयतन बढ़ने से मोलर चालकता बढ़ रहा है, तो कह रहा है कि आयतन को अति तनु कर दिया जाए। अति तनु क्या कर दिया जाए, अति तनु मतलब खूब सारा पानी मिला दिया जाए, इतना मिला दिया जाए कि इसका सांद्रण क्या हो जाएगा, सांद्रण नियर टू बी 0, यानी सांद्रण को क्या कर दिया जाए, 0 कर दिया जाए। तो बताइए मोलर चालकता क्या होगा। तो एक्चुअल में जब ध्यान देना कि जब आयतन को अति तनु कर देंगे, यानी कि दूध है, दूध में खूब पानी मिला दो, इतना पानी मिला दो कि दूध पता ही नहीं चले, खाली पानी ही पानी है, खाली पानी ही पानी है, दूध है ही नहीं। तो उस स्टेज को कहेंगे, वो हम कहेंगे अति तनु कर दिए। तो उस स्टेज पे जो दूध की सांद्रता है वो कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। कुछ है नहीं भैया, दूध तो है नहीं, 0 हो जाएगी। तो जब हम किसी विलयन को अति तनु करते हैं तो उसके सांद्रता का मान लगभग 0 हो जाता है। ऐसे मुश्किल है, ये 0 होना मुश्किल है, क्योंकि दूध को कितना भी तनु करोगे उजला उजला तो रहेगा ना। तो सांद्रता 0 हो जाएगी और मोलर चालकता का मान अनंत बिंदु पर पहुंच जाएगा। अनंत बिंदु पर पहुंचने का मतलब हुआ कि यदि इसको तनु खूब ज़्यादा करेंगे तो इसका मान खूब ज़्यादा बढ़ेगा, खूब, और इतना बढ़ जाएगा कि इसका मान अनंत बिंदु पर पहुंच जाएगा। और तब हम मोलर चालकता को अनंत तनुता पर मोलर चालकता या सीमांत मोलर चालकता कहते हैं। इतना इजी बात समझ में आई। क्या कहा मैंने कि जब किसी विलयन को अति तनु किया जाता है तो उसके सांद्रता का मान लगभग 0 के करीब पहुंच जाता है एवं मोलर चालकता का मान अनंत बिंदु तक पहुंच जाता है। इस स्थान पर मोलर चालकता को अनंत तनुता पर मोलर चालकता कहते हैं, है ना। तो कब मोलर चालकता कहते हैं, जब जो आयतन हो यानी भी जो हो वो क्या हो जाए, अति तनु हो जाए, अति तनु हो जाए। क्या दूसरा सांद्रण क्या हो जाए, सांद्रण क्या हो जाए, 0 हो जाए। आयतन खूब मैक्सिमम बढ़ जाए, आयतन क्या हो जाए, मैक्सिमम हो जाए, अधिकतम, बहुत ज़्यादा, इतना आयतन हो जाए, इतना बहुत ज़्यादा आयतन हो जाए, क्या बोलो। तो सांद्रण क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो जब सांद्रण 0 हो जाएगा तो जो मोलर चालकता है वो किसके बराबर हो जाएगा, अनंत तनुता पर, यानी सीमांत मोलर चालकता, जिसको हम लोग सूचित करते हैं लैम्डा m इनफाइनाइट से। क्या करते हैं, लैम्डा m इनफाइनाइट से सूचित करते हैं। क्या चीज़ से, लैम्डा m इनफाइनाइट, या इसी को हम लोग लैम्डा नॉट m भी पढ़ते हैं, या इसी को हम लोग क्या है, लैम्डा नॉट m भी लिखते हैं। लैम्डा नॉट m दोनों एक ही चीज़ है, लैम्डा इनफाइनाइट या लैम्डा नॉट दोनों यूज कर सकते हो। तो कब होगा ये लैम्डा m इनफाइनाइट, कब होगा, जब मोलर चालकता
का जो सांद्रण है, जो मोलर चालकता के लिए हम विलयन यूज किए हैं, उस सांद्रण का जो सांद्रण हो जाए वो शून्य हो जाए और जो आयतन हो जाए वो मैक्सिमम बढ़ जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ जाए, यानी अति तनु हो जाए तो सांद्रण जीरो गिर जाएगा। तो जब जीरो होगा तो मोलर चालकता को हम तब क्या कहेंगे? तब हम कहेंगे सीमांत मोलर चालकता या अनंत तनुता पर मोलर चालकता, जिसको हम लोग सूचित करते हैं लैम्डा एम इन्फिनाइट या फिर लैम्डा नॉट एम से। तो कहने का मतलब क्या हो गया? वैसे तो डेफिनेशन है, तो ये भी कह सकते हैं हम कि मोलर चालकता को हम क्या कहते हैं? अनंत तनुता पर मोलर चालकता कहते हैं। कब? जब इसका तनुता जो है यानी मैक्सिमम, ये इसको अति तनु कर दिया जाए या फिर ये सांद्रता क्या हो जाए? जीरो हो जाए। तो यदि हम किसी विलयन को अति तनु करते हैं तो उसका सांद्रता स्पष्ट रूप से जीरो हो जाता है, और जब जीरो हो जाता है तो उसका जो मोलर चालकता का मान है ज़बरदस्त बढ़ता है, अनंत रूप से बढ़ जाता है, और उस स्टेज को हम लोग कहेंगे क्या? अनंत तनुता पर मोलर चालकता। अनंत तनुता पर मोलर चालकता किसे कहते हैं? सुनिएगा कि जब किसी विलयन को, या विद्युत अपघट्य भी यूज कर सकते हैं यहाँ, अति तनु किया जाता है तब उसका सांद्रता लगभग क्या होता है? शून्य के करीब पहुँच जाता है एवं मोलर चालकता का मान अनंत बिंदु तक पहुँच जाता है। इस स्थान पर मोलर चालकता को सीमांत मोलर चालकता या अनंत तनुता पर मोलर चालकता कहते हैं। बात समझ में आई? चलो मैं लिख ही देता हूँ, है कि नहीं? ध्यान दीजिए कि जब किसी विलयन को अति तनु किया जाता है, अति तनु किया जाता है, तो उसके सांद्रता का मान या उसका सांद्रता का मान शून्य के करीब पहुंच जाता है, शून्य के करीब पहुंच जाता है। मेरे साथ लिख भी सकते हैं आप। तथा मोलर चालकता का मान अनंत बिंदु तक पहुंच जाता है, अनंत बिंदु तक पहुंच जाता है। इस स्थान पर, या इस स्टेज लिख सकते हैं इंग्लिश में, इस जगह, इस स्थान पर मोलर चालकता को अनंत तनुता पर मोलर चालकता कहते हैं। अनंत तनुता पर मोलर चालकता कहते हैं। इसे लैम्डा एम इनफाइनाइट या लैम्डा नॉट एम से सूचित किया जाता है, सूचित किया जाता है। बात समझ में आई? गया भेजा में बात? इसका मतलब समझे कि जब किसी विलयन को अति तनु किया जाता है, अति तनु मतलब क्या हो गया कि आप ले लो दूध ही ले लो, ज़्यादा एग्जाम्पल इधर उधर जाने की क्या जरूरत, उसमें पानी मिला दो, खूब पानी मिला दो। तो जब खूब पानी मिला दोगे तो उसमें दूध तो बचेगा नहीं, खाली पानी ही पानी रहेगा, तो उसका सांद्रता लगभग क्या हो जाएगा? शून्य के करीब हो जाएगा। और जब सांद्रता शून्य के करीब हो गया, देखो यहाँ मैंने लिखा है आयतन अति क्या हो गया? अति तनु हो गया ये, तो सांद्रता शून्य के करीब हो गया। तो जब सांद्रता शून्य के करीब हो गया तो मोलर चालकता किस पर डिपेंड करता है? आयतन पर। आयतन तो बहुत ज़्यादा है, मैक्सिमम है। तो जब बहुत ज़्यादा आयतन है, अनंत बिंदु पर है, तो ये भी अनंत बिंदु पर पहुंच जाएगा। और तब उस स्टेज पे मोलर चालकता को हम लोग अनंत तनुता पर मोलर चालकता कहते हैं, जिसे लैम्डा नॉट एम या लैम्डा एम इनफाइनाइट से सूचित
किया जाता है। कॉपी कर सकते हैं आप, स्क्रीनशॉट ले लो तुरंत। चलिए अब हम लोग देखते हैं मोलर चालकता का सांद्रण के साथ परिवर्तन होता तो है, यानी मोलर चालकता सांद्रण बढ़ने पर घटेगा और सांद्रण के घटने पर बढ़ेगा। याद रखें, तो सांद्रण के साथ परिवर्तन, और वो भी हम ग्राफ के द्वारा देखते हैं। तो आपको तो ये याद होगा कि यदि आयतन को हम बढ़ाएंगे, देखो दिखाया था मैंने, आयतन को बढ़ाएंगे तो क्या होगा, आयतन को बढ़ाएंगे तो सांद्रता को क्या कर देंगे, घटा देंगे, यानी सांद्रता घट जाएगा। घटा क्या देंगे, घट जाएगा। आयतन को बढ़ाएंगे, सांद्रण घटेगा। जब सांद्रण घटेगा तो बताइए मोलर चालकता का मान बढ़ जाएगा। बस इसी से हमको ग्राफ खींचना है ना, सांद्रण और लैम्डा एम के बीच, है कि नहीं। तो अब हम लोग देखते हैं, ध्यान दें कि अब ग्राफ खींचते हैं किसके लिए, पहले प्रबल विद्युत अपघट्ट के लिए, प्रबल, फिर हम लोग दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए भी खींचेंगे। प्रबल विद्युत अपघट्ट, प्रबल विद्युत अपघट्ट यानी कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो प्रबल विद्युत अपघट्ट के लिए हम लोग ग्राफ खींचते हैं। खींचे, तो अभी ये जान लो कि प्रबल विद्युत अपघट्ट किसे कहता है, पहले ये जान लेते हैं फिर आगे बढ़ते हैं। क्यों, तो पहले विद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं, अभी मैंने क्लास के शुरू में ही बताया था, फिर भी मैं बता देता हूँ एक बार और, कि वैसा पदार्थ जो जलीय विलयन में आयनीकृत हो जाता है उसे विद्युत अपघट्ट कहते हैं। अब ये दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्रबल विद्युत अपघट्ट और दूसरा होता है दुर्बल विद्युत अपघट्ट। तो प्रबल विद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं भाई मेरे, तो प्रबल विद्युत अपघट्ट कहते हैं कि वैसा पदार्थ जो जलीय विलयन में पूर्णतः आयनीकृत हो जाता है, पूर्णतः आयनीकृत, एकदम टोटल, कतरा कतरा टूट जाता है, उसको कहते हैं प्रबल विद्युत अपघट्ट। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं हम, मान लो NaCl ले लिए, चलो यहाँ KCl ले लिए, बहुत NaCl हो गया, KCl ले लिए। तो KCl लिए तो आप मान लो कि KCl जो है वो टूटेगा, K प्लस और क्या हो जाएगा Cl माइनस। तो यहाँ ध्यान रखिएगा कि KCl जो है वो टूटेगा। तो मान लो कि आपने 100 अणु लिए हैं, तो आप ये चलो कि 100 अणु के 100 अणु टूट जाएंगे, टूट के K प्लस और Cl माइनस, यानी 100 को K प्लस और 100 को Cl माइनस बनेगा, ये पूरा टूट जाएगा। लेकिन वही दुर्बल विद्युत अपघट्ट होता तो ऐसा नहीं था, दुर्बल विद्युत अपघट्ट पूरा नहीं टूटता है, तो ये तो पूरा टूट जाता है। इसमें पानी मिलाओगे भी, वाटर मिलाओगे भी, तो इसके आयन में वृद्धि तो होगी नहीं। मान लेते हैं विद्युत अपघट्ट मैंने लिया KCl, है ना, इसमें आयन की संख्या है 30, मान लेते हैं 30 है, 30 आयन है, तो इसमें वाटर मिलाओगे, पानी मिलाओगे, इसके आयन की संख्या में वृद्धि होगी थोड़ी, क्योंकि ये तो पूरा टूट चुका है। अब क्या टूटेगा, ये तो कतरा कतरा टूट चुका है, टूटेगा तो नहीं। लेकिन दुर्बल विद्युत अपघट्ट में थोड़ा सा उसमें है, दुर्बल विद्युत अपघट्ट में क्या है कि मान लो कि St कम ले लिए आप और उसमें आपने उसका डायल्यूशन किया, उसको तनु किया, तो मान लो पहले था इसका 20 आयन, तो टूटा हुआ था, पूरा तो टूटता ही नहीं, दुर्बल विद्युत अपघट्ट पूरा नहीं टूटता है। यदि आप दुर्बल विद्युत अपघट्ट की बात करो तो दुर्बल विद्युत अपघट्ट कहते हैं कि वैसा पदार्थ जो जल में आंशिक रूप से आयनीकृत होता है, थोड़ा थोड़ा, यानी कि यदि CH3COOH आपने ले लिया तो इसको जब तोड़ोगे आप तो बनेगा H प्लस CH3COO माइनस, यही बनेगा ना। तो जब इसको आप तोड़ोगे तो मान लो कि आपने 100 अणु लिया भाई मेरे, तो ये 100 अणु टूटेगा नहीं, ज़्यादा टूटेगा तो 5 अणु, 6 अणु, 7 अणु टूटेगा, बाकी कुछ नहीं टूटेगा। लेकिन जब आप इसमें पानी मिलाते हो, वाटर मिलाते हो, तो हाँ टूटता है, और आयन जैसे 5 था अब हो जाएगा 15 आयन बन जाएगा। तो जैसे जैसे आयन बढ़ेगा तो क्या होगा कि आपका जो चालकता का मान है वो बढ़ता है, आप जानते भी हो। तो देखते हैं हम लोग, अब मिटाते हैं पूरा। अब यहाँ पर देखते हैं प्रबल विद्युत अपघट्ट के लिए हम लोग कैसा ग्राफ खींच सकते हैं, तो देखते हैं। तो ग्राफ खींचे तो यहाँ हो गया लैम्डा एम इस एक्सिस, और इधर हो गया सांद्रण। तो सांद्रण को अंडर रूट करना है, क्योंकि ये सिर्फ सांद्रण से लिया तो उतना ज़्यादा वैल्यू सही नहीं हुआ। तो वैज्ञानिक ने क्या किया, इसको अंडर रूट के रूप में लेकर ग्राफ बनाया। याद रखें ग्राफ। तो आप ये चीज़ जाने कि ये जो है मोलर चालकता का मान जैसे जैसे ऊपर जाएगा बढ़ेगा, जैसे जैसे नीचे आएगा घटेगा। बात समझ गए।
सांद्रता का मान इधर तो बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा, लेकिन यदि इधर आ जाए तो ये क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी सांद्रता में क्या होगा, जैसे जैसे हम इधर आएंगे घटेगा, जैसे जैसे इधर जाएंगे बढ़ेगा। क्या कोई दिक्कत? चल अब हम लोग एक विलयन ले लेते हैं विद्युत अपघट्य, जो KCl प्रबल विद्युत अपघट्य, जानते ही हो KCl, किताब में KCl ही देता है, इसलिए मैंने KCl ही लिया। अब यहाँ पर क्या है, यहाँ पर मैंने इसका सांद्रण ज्ञात किया, यहाँ इस बिंदु पर करो, तो इस बिंदु पर किया, फिर इस बिंदु पे किया, ध्यान दें, फिर इस बिंदु पे किया, है कि नहीं, यहाँ थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको इस बिंदु पे किया, इस बिंदु पे किया, इस बिंदु पे किया, यानी यहाँ देखो, यहाँ इस बिंदु पे किया, इस बिंदु पे किया, इस बिंदु पे किया, किया ना। ध्यान दें, अब इस तीनों को मैं क्या कर रहा हूँ, मिला रहा हूँ, मिला देता हूँ मैं। तो आप देख रहे हो कि जैसे जैसे इधर आ रहा है तो सांद्रता घट रहा है, घट रहा है ना। मैंने कहा था ना, ये क्या होगा, बढ़ेगा, और इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, घटेगा। तो जैसे जैसे हम इधर जाते हैं तो सांद्रता बढ़ता है, जैसे जैसे हम इधर आते हैं तो सांद्रता घटता है। तो इधर जब हम आए तो जैसे जैसे हम इधर आ रहे हैं सांद्रता घट रहा है। तो ध्यान देना है, सांद्रता जैसे जैसे घट रहा है तो मोलर चालकता का मान हल्का देखो धीरे धीरे बढ़ रहा है। देखो मैंने यही कहा ना कि जब आयतन बढ़ेगा तो सांद्रता घटेगा, यानी जब सांद्रता घट रहा है तो आयतन क्या हो रहा है, आयतन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, बढ़ रहा है। ध्यान देना है, ग्राफ समझने में कुछ नहीं होता है, थोड़ा सा मेहनत लगता है लेकिन ठीक है। यहाँ पे क्या है कि जैसे जैसे ये सांद्रता, जैसे देखो उल्टा यहाँ ले रहे हैं हम लोग, यहाँ सांद्रता कुछ था, है ना, मान लो यहाँ 10 मोल पर लीटर था, यहाँ 5 मोल पर लीटर है, यहाँ 3 मोल पर लीटर है, और यहाँ शून्य है, ये भी जान ले, यहाँ शून्य है, यहाँ सांद्रता क्या है, शून्य है। बात समझ में आ रही है कि यहाँ सांद्रता जो है वो क्या है, शून्य है। तो 10 मोल पर लीटर पर इसका चालकता इतना था, यानी यहाँ तक। सांद्रता घटाएं, 5 मोल पर लीटर किए, इसका सांद्रता यहाँ तक थोड़ा सा हल्का सा बढ़ा। अब 3 मोल पर लीटर किए, इसका सांद्रता हल्का सा बढ़ा, हल्का ही बढ़ेगा। क्यों हल्का बढ़ेगा, सो थोड़ा सा ही क्यों बढ़ेगा, ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ेगा। इसका कारण है कि KCl विद्युत प्रबल विद्युत अपघट्य जो पहले टूट चुका है, पहले ही आयनीकृत हो गया है, तो अब जल मिलाने से कोई फायदा है नहीं, आयनीकृत होगा नहीं, थोड़ा थोड़ा होगा। तो जल मिला रहे हैं, सांद्रण घट रहा है, और सांद्रण घट रहा है तो मोलर चालकता बढ़ तो रहा है लेकिन थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। इसलिए ऐसे, नहीं तो ऐसे बनता है ये ग्राफ, ऐसे। ऐसे का मतलब होता है कि तेज़ी से बढ़ रहा है या तेज़ी से घट रहा है। यहाँ बात समझ में, चलो, तो इसका मतलब ये हुआ। लेकिन अब ये आप जान लें कि यहाँ तक तो मैंने प्लॉट लाया, यहाँ तक ध्यान देना है, यहाँ तक मैंने ये प्लॉट लाया, ये ग्राफ लाया, लेकिन ये यहाँ तक नहीं आएगा, यहाँ तक नहीं आएगा। पूछो क्यों नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ सांद्रता 0 है, और सांद्रता 0 कभी भी विद्युत अपघट्य का नहीं हो सकता है। सांद्रता 0 करने का मतलब समझे कि विद्युत अपघट्य है ही नहीं, खाली पानी ही पानी है। ऐसा हो सकता है, नहीं हो सकता। खाली विद्युत अपघट्य, खाली पानी तो रह ही नहीं सकता है ना, सिर्फ पानी तो रह नहीं सकता है, विद्युत अपघट्य तो रहेगा, कुछ भी रहेगा, थोड़ा सा रहेगा, रहेगा। तो कह रहा है खाली ये C बराबर 0 का मतलब है विद्युत अपघट्य 0 है ही नहीं, खाली पानी, ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, एक स्केल लेते हैं और इसको मिला देते हैं। एक इमेजिनरी लाइन, एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं, यहाँ तक देखो, एक काल्पनिक रेखा खींचते हैं और इसको हम लोग मिला देते हैं, मिला दिए। यानी इस बिंदु पर ध्यान देना है, इस बिंदु पर जो बिंदु देख रहे हैं वहाँ सांद्रण क्या है, वहाँ सांद्रण है 0। इस बिंदु पर सांद्रण क्या है, 0। तो जब सांद्रण 0 होता है, तो अभी मैंने बताया था ना कुछ देर पहले कि जब आयतन जो है वो तनु विलयन है, ये अति तनु हो जाए तो सांद्रण क्या होता है, सांद्रण 0 हो जाता है। और जब सांद्रण 0 होता है तो हम लोग के लैम्डा m को क्या कहते हैं, तब हम लोग लैम्डा m को लैम्डा नॉट m कहते हैं। तुरंत बोला था मैंने कि जब आयतन यानी जब विलयन को अति तनु कर दिया जाए तो सांद्रता 0 हो जाएगा। जब सांद्रता 0 हो जाएगा तो मोलर चालकता का मान अनंत बिंदु पर पहुंच जाएगा, और जब अनंत बिंदु पर पहुंचेगा तो मोलर चालकता जो है वो क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट m या लैम्डा m इनफाइनाइट हो जाएगा, दोनों लिख सकते हैं, या लैम्डा m इनफाइनाइट हो जाएगा।
तो कहने का मतलब क्या हुआ, ध्यान दे मेरी बात पर। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ जो है इस पॉइंट पर देखो, इस पॉइंट जो कि अब मैंने यहाँ से एक काल्पनिक रेखा खींच ली, इस पॉइंट पर है ना सांद्रता क्या है, 0 है। तो जब सांद्रता 0 है तो यहाँ मोलर चालकता जो है वो क्या हो जाएगा, अनंत तनुता पर मोलर चालकता हो जाएगा। बात समझ में आई? बस ग्राफ हो गया। फिर से मैं बता दूँ इसको, चलो एक बार और बता देता हूँ, ठीक है, फिर आगे देखते हैं हम लोग। देखिएगा क्या है, पहले ग्राफ खींचना है हम लोग को। तो एक क्या करे, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस ले लिया हम लोग, ले लिया। अब यहाँ पे क्या है कि हम लोग क्या करते हैं, यहाँ लैम्डा एम है ये, और ये क्या है, सांद्रता है, अंडर रूट सी, अंडर रूट लिए, क्योंकि अंडर रूट लेने से ही स्ट्रेट लाइन आता है। यदि अंडर रूट ले लेंगे तो स्ट्रेट लाइन नहीं आएगा, सिंपल बात। और स्ट्रेट लाइन बेहतर होता है ना कैलकुलेशन में भी, आगे देखो फार्मूला ही बनेगा उससे। तो लैम्डा एम और किसके वर्सेस खींच लिए, सी, सांद्रता के वर्सेस खींच लिए, जो कि अंडर रूट है। अब एक बात आप याद रखें कि इस साइड जो होगा वो सांद्रता बढ़ेगा ना, इधर सांद्रता क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। और इधर यदि सांद्रता आता है तो सांद्रता क्या होगा, घटेगा। और जब सांद्रता घटेगा तो आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। यानी हम यदि इस पॉइंट से इधर से उधर जाते हैं तो सांद्रता बढ़ता है, उधर से इधर आते हैं तो सांद्रता घटता है, इधर से इधर आते हैं तो सांद्रता घटेगा, तो आयतन क्या हो जाएगा, बढ़ेगा। देखो मैंने कई बार बोल रखा है, सांद्रता घटेगा तो आयतन क्या होगा, बढ़ेगा। सिंपल है। अब यहाँ पर मैं 3 पॉइंट ले लेता हूँ। एक देखो केसीएल के लिए, केसीएल के मोलर चालकता के लिए हम लोग ग्राफ बना रहे हैं। चलो देखते हैं। 1 2 3 पॉइंट मैंने ले रखा, ले लिया। अब तीनों को हम लोग क्या कर देते हैं, मिला देते हैं। यानी ये जो है देखो यहाँ सांद्रता है, इस सांद्रता पर मोलर चालकता है। फिर ये जो है ये पॉइंट इस सांद्रता पर मोलर चालकता है। ये पॉइंट जो है वो इस पॉइंट पर यानी कि इस सांद्रता पर मोलर चालकता है। अभी मैंने बताया कि मान लेते हैं इसका सांद्रता है 10 मोल पर लीटर, इसका 5 मोल पर लीटर, इसका 3 मोल पर लीटर, और ये जो सांद्रता होगा जो यहाँ पर है ये होगा 0, सांद्रता 0 होगा। सिंपल है, यहाँ तक ठीक। तो अब देखो तुम सांद्रता को जैसे जैसे घटा रहे हो, 10 से 5 से 3 किए, मोलर चालकता थोड़ा थोड़ा बढ़ रहा है, ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। क्यों नहीं बढ़ेगा ज़्यादा? क्योंकि केसीएल क्या है, प्रबल विद्युत अपघट्य है। प्रबल विद्युत अपघट्य क्या होता है, पहले ही पूरी तरह से टूट जाता है। यदि हम इसमें जल मिलाएं तो ऐसा नहीं हुआ कि अगेन टूटा, नहीं टूटा। मान लो कि केसीएल के 100 अणु हैं, तो जैसे ही पानी में मिलाए वो टूट गया, टोटल टूट गया। अब उसको यदि तनु भी कर रहे हैं तो वो टूटने का नहीं है, वो कतरा कतरा टूट चुका है, पहले ही टूट के वो अमर हो चुका है। अब क्या अमर होगा? तो ये जो है इसमें मोलर चालकता का मान बढ़ेगा, लेकिन थोड़ा सा बढ़ेगा। तो हल्का हल्का बढ़ रहा है, ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। यदि ज़्यादा बढ़ता तो ऐसे देखो ग्राफ खींचते ऐसे, ये ज़्यादा बढ़ने वाला था, लेकिन यहाँ ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है, हल्का फुल्का बढ़ रहा है, तो हम हल्का फुल्का रखेंगे। अब ये जो है ये पॉइंट, ये पॉइंट जो है यहाँ कभी नहीं मिलेगा, यहाँ इस पॉइंट पर नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि इस पॉइंट पर क्या है, सांद्रता 0 है, सांद्रता 0 है। और यदि हम विद्युत अपघट्य का सांद्रता 0 कर लें, कैसे करेंगे 0? कैसे करेंगे 0? पानी मिलाएंगे, कितना भी पानी मिलाएंगे विद्युत अपघट्य तो रहेगा ही ना रहेगा, थोड़ा सा भी रहेगा, थोड़ा सा भी रहेगा, थोड़ा सा भी रहेगा। 0 कैसे करेंगे? तो ये कभी नहीं हो सकता है कि सांद्रता 0 हो जाए, कभी नहीं हो सकता। लेकिन हम मानते हैं, मान के चलते हैं कि सांद्रता 0 होगा, है ना। वही मैं बता रहा था, सांद्रता 0 कैसे होगा। लेकिन चलो मान लेते हैं कि सांद्रता 0 है। तो जब सांद्रता 0 हो जाता है तो मोलर चालकता को हम लोग क्या कहते हैं, अनंत तनुता व मोलर चालकता कहते हैं ना। यानी ये जो है, यदि हम इमेजिनरी लाइन खींच दिए, एक काल्पनिक रेखा खींच दिए ऐसे, और ये पॉइंट में मिला दिया, तो ये जो पॉइंट है, ध्यान देना, ये जो पॉइंट है वो क्या कहलाया, मोलर चालकता तो है ही ना। ये पॉइंट क्या कहलाया, चूंकि यहाँ सांद्रण 0 है तो ये पॉइंट कहलाया अनंत तनुता पर मोलर चालकता, यानी कि लैम्डा इनफाइनाइट एम, या लैम्डा नॉट एम भी लिख सकते थे, है ना, लैम्डा एम इनफाइनाइट। बात समझ में आई? हम लोगों ने एक ग्राफ खींचा,
खींच लिया। ये सब देने की ज़रूरत नहीं है, ये सब तो मैंने ऐसे ही दे रखा समझाने के लिए, है ना। ये जो है देखो, ये सब ज़रूरत नहीं है। हम लोगों ने दो एक्सिस लिए, एक्स और वाई एक्सिस। एक साइड मैंने लैम्डा एम दे दिया, एक साइड मैंने सी दे दिया सांद्रण इस साइड बढ़ेगा, इस साइड घटेगा, ये ध्यान रखें, इस साइड बढ़ेगा, इस साइड बढ़ेगा, इस साइड घटेगा। तो हम लोग को क्या करना है, तनु करना है ना। यहाँ देखो क्या करना है, सांद्रण को घटाना है, आयतन को बढ़ाना है, यही करना है। सांद्रण को बढ़ाना नहीं है, बस जान लो। सांद्रण बढ़ाएंगे तब तो फिर ये नीचे गिरते जाएगा, वो ऐसे उल्टा भी कर सकते हो। तो अभी क्या है कि सांद्रण को हम घटाएं। यहाँ देखो, यहाँ पहले एक पॉइंट लिए, यहाँ के CL का मान देखें, मोलर चालकता का मान देखें, तो यहाँ देखो यहाँ आ रहा है, यहाँ पर इस पॉइंट पर। फिर हम यहाँ देखें KCl का मान, यहाँ पर इस सांद्रता पर देखें तो यहाँ आ रहा है। फिर यहाँ देखें तो यहाँ आ रहा है कि नहीं। लेकिन अब इससे आगे नहीं जाएगा, या फिर यहाँ कभी भी लैम्डा एम का, जो KCl के लैम्डा एम का मान यहाँ नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा, क्योंकि इस पॉइंट पर सांद्रता 0 हो रहा है। फिर भी हम क्या किए, एक इमेजिनरी लाइन खींच लिए, एक काल्पनिक रेखा खींच लिए, और ये जो काल्पनिक रेखा है इसको मिला दिए, तो ये पॉइंट पर मिल गया। ये पॉइंट क्या कहलाया, अब बताओ ये पॉइंट क्या कहलाएगा। तो ये पॉइंट कहलाएगा लैम्डा नॉट एम। क्यों कहलाएगा लैम्डा नॉट एम, क्योंकि इस पॉइंट पर सांद्रता जो है वो क्या है, 0 है। तो जब सांद्रता 0 है, देखो मैंने लिखा भी है कि यदि आयतन अति तनु हो जाए तो सांद्रता 0 हो जाता है। अभी मैंने पीछे पढ़ाया था, एकदम ठीक पीछे, इसके पीछे। और लैम्डा एम का मान जो है वो क्या हो जाएगा, लैम्डा नॉट एम हो जाएगा बस, या लैम्डा एम इनफाइनाइट हो जाएगा। तो ये जो है ये लैम्डा इनफाइनाइट हो गया, और इस तरह से ये ग्राफ बन गया। इसमें हमको क्या देखने को मिला कि देखो ध्यान से, कि जैसे जैसे सांद्रता घटता है वैसे वैसे मोलर चालकता बढ़ता है। किसका, प्रबल विद्युत अपघट्य का। लेकिन थोड़ा थोड़ा बढ़ता है, ज़्यादा नहीं बढ़ रहा है। यहाँ ज़्यादा क्यों नहीं बढ़ रहा है, ये भी एक पॉइंट है। क्योंकि KCl प्रबल विद्युत अपघट्य है, जो कि पहले ही पूरी तरह से आयनीकृत हो चुका है। अब उसमें यदि हम तनुकरण भी कर रहे हैं, यदि हम उसमें पानी डाल भी रहे हैं, तब भी वो आयन में टूट नहीं रहा है। पहले ही टूट चुका है, पहले ही वो अमर हो चुका है, पहले शहीद हो चुका है। अब क्या होगा, वो खत्म कहानी। और लेकिन थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा, ऐसा नहीं हल्का सा बढ़ेगा। अब ये किसके लिए प्लॉट हमने खींचा था, KCl के लिए। आपके पुस्तक में देखिएगा, NCERT में भी होगा, दिनेश में भी होगा, और सभी बुक में ये होगा। आप लोग इसके अनुसार एक समीकरण भी लिख सकते हैं। और समीकरण जो आपने ग्राफ स्ट्रेट लाइन के लिए एक फॉर्मूला होता है, जो पहले पढ़े भी होंगे आप लोग 10 में, कि y बराबर mx प्लस c। y एक्सिस, वो x एक्सिस जो भी हो, तो y कौन है आपका, हो गया लैम्डा एम, ये है y एक्सिस। x एक्सिस कौन है, ये है। तो लैम्डा एम, m क्या है पहले ये जो देख लेते हैं, x, अब m रहने देते हैं, √c, ये हो गया। c क्या है, तो इंटरसेप्ट, ये देखो यहाँ ये जो है वो c है। तो लैम्डा क्या हो गया, इनफाइनाइट m, ये लैम्डा m इनफाइनाइट। अभी जो m है वो स्लोप है, ये स्लोप ध्यान दीजिएगा, स्लोप जो है, तो स्लोप को हम लोग b मानते हैं, a मानते हैं, कुछ भी मान सकते हैं, ABCD, A कैपिटल जो भी हो, बहुत कुछ मान सकते हो, ये आप मान सकते हो। तो जो स्लोप है, याद रखें कि यदि स्लोप जो है, आप पढ़े भी होंगे कि यदि ऐसे रहता, ऐसे ऊपर जाता, तो इसका मान होता प्लस में, है ना। लेकिन यदि ऐसे आ रहा है तो इसका मान क्या होता है, माइनस में होता है। जानते भी हो गए, बच्चे तो नहीं हो, जानते ही हो। तो m जो है उसका मान यहाँ पर क्या है, b हम मान लेते हैं, a भी मान सकते हैं, ये मानते हैं, ले कैपिटल A मान लेते हैं, है ना, कैपिटल A भी मान सकते हैं। क्या मान, b ही रहने देते हैं, बुक में साथ b ही लिखा रहता है, जो लिखा रहता है वो यहीं पर लिख लेते हैं b, और वो भी क्या माइनस में। माइनस में क्यों लिखे, क्योंकि इसका जो स्लोप है वो नीचे ढलान की ओर आ रहा है। चलो अब इसको इधर कर लेते हैं। तो लैम्डा m बराबर क्या हो गया, लैम्डा इनफाइनाइट m माइनस b √c हो गया। अब ये जो समीकरण है, इस समीकरण को हम लोग कहते हैं डेबाय हकेल ऑन सगर समीकरण कहते हैं। फिर से देख लो कैसे किया मैंने। ये फॉर्मूला आप मैथ में पढ़ते ही हैं,
कि यदि सीधा स्लोप हो, स्ट्रेट स्लोप हो, तो उसका फॉर्मूला होगा y बराबर mx प्लस सी। वाई क्या है? एक्सिस है, ये एक्सिस। x क्या है? ये एक्सिस है। m क्या है? स्लोप है। c क्या है? कटाव, इंटरसेप्ट। यहाँ हो गया। अभी y जो है वो ये लैम्डा m हो गया। लैम्डा m कहाँ है? यहाँ लिख दिए। उसके बाद m तो ये है, चूँकि इस ढलाव पे जा रहा है तो माइनस में आ गया, माइनस b हो गया। x जो है रूट c हो गया। c जो है c क्या हो गया आपका? तो ये देखो लैम्डा m इनफाइनाइट हो गया, कहानी खत्म, कुछ नहीं है। जहाँ लैम्डा m क्या है? लैम्डा m है मोलर चालकता, मोलर चालकता है कि नहीं। लैम्डा नॉट m क्या है, या लैम्डा इनफाइनाइट जो भी लिखो, वह अनंत तनुता पर मोलर चालकता, अनंत तनुता पर मोलर चालकता। b क्या है? b स्थिरांक है, स्थिरांक यहाँ लेके चलते हैं। उसके बाद c क्या है? सांद्रण है। c क्या है? सांद्रण है। और कुछ है क्या? नहीं है, बस हो गया। इसका आप ये कर लो, स्क्रीनशॉट ले लो। चलो हो गया, स्क्रीनशॉट ले लिए। अब हम लोग देखते हैं प्रबल विद्युत अपघट्ट की जगह, मैं मिटाता हूँ पूरा, ये ग्राफ नहीं मिटाऊंगा मैं, कुछ खास नहीं है इसमें, है ना। अति तनु मैं फिर से लिख देता हूँ, ऐसा काम नहीं है इसका। अब हम लोग लेते हैं इसके जगह, प्रबल के जगह किसका? दुर्बल विद्युत अपघट्ट, दुर्बल विद्युत अपघट्य, यानी कि वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो दुर्बल विद्युत अपघट्य किसे कहते हैं? तो वैसा विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनीकृत होता है। फिर से एक बार जानो, क्या बोला मैंने? कि वैसा विलयन जो, वैसा पदार्थ जो जलीय विलयन में, या विद्युत अपघट्य भी बोल सकते हो, वैसा विद्युत अपघट्य जो जलीय विलयन में आंशिक रूप से आयनीकृत होता है, उसे दुर्बल विद्युत अपघट्य कहते हैं। कहने का मतलब हुआ CH3COOH, यह है CH3COOH है, ये टूटा तो क्या बन गया? CH3COO माइनस प्लस H प्लस, ये बन गया। सिंपल बात। अब ये बन गया तो ये आप जानो कि यदि मैंने यहाँ 100 अणु लिए हैं तो 100 के 100 अणु पूरे टूटेंगे नहीं, नहीं टूटेंगे, है ना। ज़्यादा से ज़्यादा कितने टूटेंगे? तो 5%, 7%, 10%, इससे ज़्यादा यानी 10 अणु से ज़्यादा नहीं टूटेंगे। बाकी इसके जो 90 अणु हैं वो ऐसे ही बच जाते हैं। तो यदि हम उसमें वाटर मिलाते हैं, पानी मिलाते हैं, तो वो अणु भी धीरे धीरे क्या होते हैं? टूटते हैं। तो इसमें जो मोलर चालकता का मान होगा वो तेज़ी से बढ़ेगा, देखिएगा। तो अब हम यहाँ पर फिर से यहाँ पर ग्राफ खींचते हैं। याद रखिएगा, अभी जो मैंने हकेल, याद रखें, यहाँ पर मैंने अभी जो हकेल, ये डिबाय, हकेल और औनसागर जो समीकरण लिखा वो सिर्फ और सिर्फ प्रबल विद्युत अपघट्य के लिए होगा, दुर्बल के लिए नहीं होगा। याद रखें। तो अभी देखो यहाँ फिर से हम लोगों ने वही किया कि यहाँ क्या हो गया? लैम्डा m, इधर क्या कर लिया? अंडर रूट c। आप जानते ही हो कि इस साइड सांद्रण बढ़ेगा, इस साइड सांद्रण क्या होगा? घटेगा, जानते ही हो, है कि नहीं। अब इसका जो प्लॉट आया वो देखो ऐसे आया, देखो ये ऐसे, किताब में आप देखो ऐसे मिल जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ तक तो ठीक चला, कुछ देर तक सांद्रण के साथ ही मोलर चालकता बढ़ा नहीं, लेकिन जैसे ही बहुत ज़्यादा तनु हुआ वो बूम से ऊपर चला गया। बूम से ऊपर चलने का मतलब क्या है कि जैसे ही तनु ज़्यादा होने लगा, है ना, उसके क्या है, आयनों की संख्या में वृद्धि होने लगी, तो उसका मोलर चालकता बूम से ऊपर चला गया। देखो, लेकिन एक बात ध्यान रखना है कि ये कभी भी, जैसे इसका मान मैंने, हम लोगों ने स्केच खींच के कर लिया था ना, इसका लैम्डा m काल्पनिक रेखाएं खींचा, लेकिन लैम्डा m इनफिनाइट का मान आ गया था, इसमें नहीं आएगा। इसमें क्यों नहीं आएगा कि इसका जो ग्राफ है वो हमेशा ऐसे एक दूसरे के पैरेलल चलेगा, समानांतर चलेगा, यानी इसको कभी काटेगा नहीं, कभी नहीं काटेगा इसको। तो नहीं काटेगा तो दिक्कत ये है कि लैम्डा m का मान, लैम्डा नॉट m या लैम्डा m इनफिनाइट का मान हम लोग कैसे मान प्राप्त करेंगे? इसका तो कर लिए, इसका तो कर लिए उधर हम फार्मूला लिख के,
कि भाई इसको यहाँ तक खींच लिए, काल्पनिक रेखा किए, हकेल और डिबाय और अंसागर ने मिलकर वो समीकरण दे दिया। चलो ठीक है। इसका ये तो बड़ा मुश्किल है, इसका तो काट भी नहीं रहा है। तो दुर्बल विद्युत अपघट्ट के अनंत तनुता पर मोलर चालकता की गणना करना असंभव है, मुश्किल है, जो नहीं हो सकता है सिंपल से, है ना। अभी अब फिर से एक बार पहले समझ लो उसके बाद कि ये जो सांद्रता है यहाँ से यहाँ तक तो ठीक आया, यहाँ तक सांद्रता के साथ मोलर चालकता बढ़ नहीं रहा था, हल्का फुल्का बढ़ रहा था, लेकिन यहाँ से एक ही बार बूम कर गया। क्यों? क्योंकि जैसे ही तनु ज़्यादा होने लगा, अति तनु होने लगा, विलयन तनु होने लगा, पानी मिलाने लगे ढेर सारा, तो ढेर सारा आयन बनने लगा खूब, और जैसे ही ढेर सारा आयन बना वो बूम से एक ही बार उसका क्या हुआ कि मोलर चालकता का मान बढ़ गया। यहाँ भी मैंने बताया ना कि जब आयतन का मान अति तनु हो जाए, बहुत ज़्यादा बढ़ने लगे, तो मोलर चालकता का मान भी बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है। बस सिंपल है, हो गया। लेकिन इसमें यहाँ प्रॉब्लम है ना, कि इससे क्या है, लैम्डा नॉट एम का मान या लैम्डा एम इनफाइनाइट का मान यानी अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए हम लोग एक समीकरण पढ़ते हैं, नियम पढ़ते हैं, जिसका नाम है कोलराउस का नियम, कोलराउस नियम, जो हम लोग कल पढ़ेंगे। एकदम VVI है आपके लिए 5 नंबर के टॉपिक में, कोलराउस का नियम। और इस तरह से हम लोग इसके दुर्बल विद्युत अपघट्ट के लिए कोलराउस के नियम के सहायता से, है ना, अनंत तनुता पर मोलर चालकता की गणना कर सकते हैं। वो करेंगे हम लोग, लेकिन कल करेंगे, है ना। ये वाला ग्राफ बनाना चाहो तो बना सकते हो, और 2 लाइन लिखना चाहो वो भी लिख सकते हो, यदि चाहो तो। ऐसे तो ज़रूरत नहीं है लिखना। ये मैंने किसके लिए प्लॉट बनाया था, ये देख लो, CH3COOH के लिए ये प्लॉट बनाया था। और इस तरह से ये, तो इसमें दिक्कत क्या है कि इसमें क्या है कि लैम्डा नॉट एम यानी अनंत तनुता पर मोलर चालकता का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। तो इसके लिए कौन सी विधि का उपयोग किया जाता है? कोलराउस के नियम का उपयोग किया जाता है। बहुत इजी है नियम, कल हम लोग पढ़ेंगे। और आज का क्लास इसी के साथ समाप्त होता है, मिलते हैं कल, तब तक के लिए धन्यवाद। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आज रात में 8 बजे आप लोग NCERT क्वेश्चन का सॉल्व देखें, और मिलते हैं एक बार फिर 8 बजे, फिर मिलेंगे कल। धन्यवाद।